नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और वीडियो में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एनिसेंट हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु सभ्यता, जिस पर कंप्लीट डिस्कशन कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वाला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मुख्य रूप से एसएससी जीडी वालों के लिए रहेगा, बाकी इंपॉर्टेंट सभी के लिए है। तो आइए इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले वाला जो सेशन हुआ था वो प्राचीन भारत का इतिहास हुआ था। प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले वो वाला सेशन आप जाकर 1.5 के पर करके थोड़ा सा फास्ट मोड में करके देख लीजिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो इतिहास है वो दो पार्टों में विभाजित है। पहला है एनिसेंट हिस्ट्री, सेकंड है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग पहले एनिसेंट हिस्ट्री कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत ही सिंधु सभ्यता का टॉपिक आता है, जहां से एसएससी जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि क्या है सभ्यता और क्या है सिंधु। तो दोस्तों, जो सिंधु है वो एक नदी का नाम है। सिंधु क्या है दोस्तों? एक नदी का नाम है। और सभ्यता का मतलब होता है दोस्तों, जहां मतलब किसी भी मानव समाज का जो वाह यानी बाहरी निवास कैसा है, मीन्स वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, इन चीजों का अध्ययन ही सभ्यता है। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा है दोस्तों? इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये बेसिकली इसका जो उदय हुआ था इस सभ्यता का वो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। अब थोड़ी सी पॉइंट सिंधु सभ्यता के बारे में भी समझ लीजिए। सिंधु के बारे में, सिंधु जो नदी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती है। भारत और पाकिस्तान में एक जल विवाद है, भारत और पाकिस्तान का सिंधु जल विवाद भी है, जो पानी के बंटवारे के लिए, पानी के बंटवारे को लेकर है, सिंधु जल विवाद। ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए सिंधु जल विवाद किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इतना मामला क्लियर है। अब समझ गए होंगे कि सिंधु क्या है, सभ्यता क्या है। तो आइए अब इसमें डिस्कशन करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसकी खोज किसने की, सिंधु सभ्यता का अदर नाम क्या है, सिंधु सभ्यता का अदर नेम क्या है, और उसके भौगोलिक क्षेत्र क्या है, वहां की कृषि कैसी है, वहां की पशुपालन कैसे थे, और मोहरें क्या थी, और प्रमुख स्थल व नदी वगैरह सारा कवर करेंगे, जो कि जहां जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनता है सारा कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों, भारत के जो उस समय के पुरातात्विक, थोड़ा सा दोस्तों हिंदी अगर कहीं गलत हो जाए तो समझ लेना। ठीक है दोस्तों, पुरातात्विक के जो निर्देशक थे उस समय भारत के पुरातात्विक विभाग के जॉन मार्शल नाम था उनका नाम था जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था सिंधु सभ्यता का खोज। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों क्वेश्चन बने कि सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुआ था, तो वो हुआ था जॉन मार्शल, जो कि भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशन थे। पुरातात्विक क्या है दोस्तों? पुरातात्विक विज्ञान है जिसके अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। ये हमने पिछले वाले सेशन में कवर किया था। अब दोस्तों, सिंधु सभ्यता का एक और नाम है जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं कहीं पर हड़प्पा का नाम ले रहा हूं, कहीं पर सिंधु का नाम ले रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता ये एक ही है। और दोस्तों, इन चीजों को स्टार्टिंग करने से पहले यह भी जान लीजिए, जो सिंधु सभ्यता है ये भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब, बालूचिस्तान और कुछ एरिया है जहां पर फैला हुआ है। भारत में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कुछ दिल्ली वाले क्षेत्र में भी फैला हुआ है। ठीक है, इतना मामला क्लियर है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। दोस्तों देखिए, हड़प्पा की जो खोज की थी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की, ये की थी दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में
1921 में दयाराम सैनी ने खोज की थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने। रखाल दास बनर्जी। अब यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी वो भारत के जो पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम सैनी ने 1921 में, और मोहनजोदाड़ो की खोज की थी रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। इतना मामला क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन बने तो आपका आंसर जो है वो रॉकेट की तरह जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई तो वहां पर क्या क्या प्राप्त हुआ, जहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के चार भौगोलिक स्थल मिले, चार बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल मिले जो कि इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कौन कौन से मिले हैं। आपको ऐसे ही एक बना लेना है, ठीक है। ये वाला चार्ट आप इस तरह बनाइए जिससे आपको ये याद हो जाए। भारत सिंधु सभ्यता की जो चार महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल से, उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है उत्तरी छोर में मांडा का। दक्षिणतम है दैमाबाद। पश्चिम में है सुतकांडोदोर, ये है पश्चिम में। और आलमगीर का नाम आपने सुना होगा, आलमगीर। ये चार है। अब दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से जीडी में बन सकता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम है मांडा किस नदी के किनारे थी? ये दोस्तों अखनूर जिले में है और चिनाब नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो की थी, इसकी खोज दोस्तों याद नहीं आ रहा है, इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने की थी, ठीक है। तो वो नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। मांडा है उत्तरी छोर, अखनूर चिनाब नदी के तट पर। दैमाबाद की बात करें दोस्तों तो ये वर्तमान समय में महाराष्ट्र में है और ये परवरा नदी के किनारे स्थित है, परवरा नदी। आलमगीर की बात करें दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है मेरठ वर्तमान समय मेरठ और हिंडन नदी के तट पर स्थित था। सुतकांगोडोर दोस्तों है, ये दशक नदी के किनारे स्थित है, सुतकांडोदोर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और ये है पश्चिमी स्थल है, ठीक है। इतना मामला सारा क्लियर होना चाहिए। अब ये वाला अगर दोस्तों आपने चार्ट याद कर लिया है तो फिर मामला आपका बन जाएगा, और यहां कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप ये वाला सेशन को कवर कर पा रहे होंगे। अब दोस्तों अगर इतना कर लिया है तो यहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, आप कर पाएंगे। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के सॉल्व करना, क्वेश्चन बनने लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, सप्त सिंधु प्रदेश भी आता है, टॉपिक में है। सप्त सिंधु प्रदेश भी है, जहां पर जैसे मोहनजोदाड़ो था, लोथल था, चंदुहड़ो था, हड़प्पा था और एक दो स्थल थे जिन्हें सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों, नगर योजना और संचार व्यवस्था की क्या थी मोहनजोदाड़ो उसकी सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार से थी? दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, विशाल अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था विशाल अन्नागार। ये हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का सबसे सार्वजनिक स्थल था, तथा इसमें जो है उत्तर तथा दक्षिण की ओर ईंट की फर्श थी। क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, विशाल अन्नागार में जो फर्श थी वो किस प्रकार की फर्श थी? तो ईंट की फर्श थी। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोथल का तो नाम सुना होगा। लोथल जो वर्तमान समय में गुजरात में है, वहां पर डक यार्ड स्थित था। डक यार्ड मतलब दोस्तों बंदरगाह। लोथल जो था बंदरगाह स्थित था, वहां पर बंदरगाह था।
इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो ये चीज इंपॉर्टेंट था। नगर योजना किस प्रकार से थी, विशाल अन्नागार था, वहां पर जो फर्शें थी वो ईंट की बनी हुई थी, तथा दुर्ग में जो दोस्तों 6 अन्नागार थे। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में 6 अन्नागार थे। ठीक, इतना मामला क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। अब दोस्तों बात करते हैं कृषि किस प्रकार से थी। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि के क्या साक्ष्य मिले हैं और किस प्रकार से थी कृषि। दोस्तों सिंधु प्रदेश में सबसे कम वर्षा होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ नहीं थी, तो यहाँ पर कृषि के मामले में थोड़ा सा मामला पीछे चल रहा था, यानी कम उपज वाले जगह पर ये लोग थे, कम उपज करते थे तथा कम वर्षा होती थी। कम वर्षा होने के कारण उपज भी कम होती थी। दोस्तों जो कपास है, सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था इन लोगों ने। कपास का उत्पादन, कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, छाप के रख लेना, आएगा जरूर। सुतकांडो कह रहा हूं, सिंडन कहते थे, सिंडन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट था, इतना कवर कर लिया है। अब दोस्तों इसका कुछ और भी उत्पादन, जो चावल के दोस्तों वो साक्ष्य मिले हैं, वो चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से मिले हैं। लोथल से कहां जानते हैं, कहां पर है, गुजरात के, उसके बंदरगाह, उसके तटों से वहां पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। सौराष्ट्र भी आता है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुजरात वाला पोर्शन। ठीक है, इतना मामला सेट हो चुका है। अब आगे बढ़े और चर्चा करते हैं पशुपालन पर। वहां का पशुपालन किस प्रकार से था, यहीं पर लिख रहा हूं, पशुपालन। दोस्तों वैसे तो वहां के लोग जो थे वो बहुत सारे पशुओं को पालते थे, बट जो एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन उस पर डिस्कस करते हैं, वो कौन कौन से पशु पालते थे। तो वो जो पशुओं का पालन कर रहे थे उस समय वो कर रहे थे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड, ये इंपॉर्टेंट था। इतना अगर समझ गए तो मामला सेट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज और इंपॉर्टेंट है जिसे मैं बता रहा हूं, नोट करना। जो घोड़े का साक्ष्य मिला है दोस्तों वो कहां से मिला है, मोहनजोदाड़ो से घोड़े का साक्ष्य मिला है। और सुरकोटदा, जिसे संदिग्ध मृग मूर्ति कहते हैं, टेराकोटा का साक्ष्य कहां मिला है, टेराकोटा का भी साक्ष्य मिला है लोथल से। तो इतना इंपॉर्टेंट था, इतना मामला कवर कर लिए सब लोग लोथल से। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट करूं, जो पशुपालन था सिंधु सभ्यता में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों। सिंधु सभ्यता में जो पशुपालन था, जो मुख्य पशु पाले गए थे, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा, और इंपॉर्टेंट है कुबड़ वाला सांड, ये भी था। घोड़े का जो साक्ष्य मिला है दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से मिला है, और टेराकोटा का साक्ष्य जो मिला है लोथल से मिला है। लोथल कहां पर स्थित है, वर्तमान समय में गुजरात है, और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इतना मामला क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े और वहां पर शिल्प और तकनीकी, यानी वहां पर शिल्प कैसे थी, शिल्प वाला व्यवस्था किस प्रकार से, शिल्प और तकनीकी व्यवस्था किस प्रकार से थी। यहां पर दिख रहा है सभी लोगों को, शिल्प और तकनीकी। ठीक है, शिल्प और तकनीकी व्यवस्था किस प्रकार से थी। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में बन रहा है। दोस्तों देखना, तांबा जो है, तांबा के साक्ष्य कहां से मिले हैं, या तांबा कहां से प्राप्त किया जाता था, खेतड़ी से। खेतड़ी कहां पर है, राजस्थान में है। इतना इंपॉर्टेंट था, लिख लेना। और टिन के कहां मिले हैं दोस्तों साक्ष्य, या कहां से प्राप्त किया जाता था, एक ही बात है, टिन अफगानिस्तान से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा बाहर जीडी वाले एग्जाम में नहीं जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, व्यापार वगैरह भी करते थे। आइए थोड़ा सा सामाजिक जीवन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन किस प्रकार से था,
सामाजिक जीवन। अब देखिए दोस्तों, सामाजिक जीवन से तात्पर्य क्या है? सामाजिक जीवन है कि वहां पर का जो समाज था वो किस प्रकार से डिवाइड था और कैसे कैसे लोग समाज में रहते थे और किसका ज्यादा बोलबाला था। तो जो साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, उसके अनुसार उस वहां का जो सामाजिक जीवन था मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक से मतलब है दोस्तों वहां पर जो महिलाएं थी उनका ज्यादा बोलबाला था। वर्तमान समय में जो भारतीय समाज है वो पितृ सत्तात्मक की ओर थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है, यानी कि पुरुषों का ज्यादा बोलबाला है। बाकी महिलाएं को बहुत सारी पावर प्राप्त है और किसी से कम नहीं है, वो तो हम सभी जानते हैं कि वास्तविक में तो महिलाएं ही शासन कर रही हैं। लेकिन मात्र सत्तात्मक वहां का समाज था। थोड़ा सा ये वाला सही कर लेना अगर कोई दिक्कत होगी तो। और वहां का जो सामाजिक जीवन था वो अनेक वर्ग में डिवाइड था। अनेक वर्ग में जैसे दोस्तों अभी वर्तमान समय में भी अनेक वर्ग हैं। अनेक वर्ग कैसे था? पुरोहित थे, पुरोहित थे, पंडित थे, शिल्पी थे, शिल्पी मतलब कारीगर जो होता है, अधिकारी थे। ऐसा किस बेस पर कहा जा सकता है? ऐसा इस बेस पर कहा जा सकता है दोस्तों, वहां की जो घरों की बनावट है, वहां पर जो स्थिति थी घरों की, उसे देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ पर कोई पुरोहित रहता है, कोई पंडित रहता होगा, कोई शिल्पी या अधिकारी भी रहता था। ठीक है, अधिकारी वगैरह का घर तो आप जानते ही बिल्कुल महल जैसा रहता था। तो ये चीजें थी। कुछ दोस्तों धार्मिक चिन्ह थे वहां पर। धार्मिक चिन्ह क्या थे? धार्मिक चिन्ह को भी देख लीजिए। धार्मिक चिन्ह, धार्मिक चिन्ह क्या थे? धार्मिक चिन्ह थे दोस्तों, एक धार्मिक चिन्ह था, ध्यान देना, स्वास्तिक। स्वास्तिक जानते हैं ना? स्वास्तिक जो गाड़ी वाड़ी पे बनवाते हैं, जब नए कुछ लोग लेते हैं ना नई गाड़ी, तो उस पे ऐसे करके बनवाते हैं। ठीक है, ऐसे वाला जो स्वास्तिक था दोस्तों, ये सूर्य उपासना का प्रतीक था, सूर्य की पूजा का प्रतीक माना गया था, सूर्य उपासना। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसे हल्के में मत लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। स्वास्तिक जो था सूर्य उपासना का था। भैंसा जो था दोस्तों, वो भैंसा वो देवताओं की विजय का था, देवताओं की विजय का था, देवताओं की विजय शत्रुओं पर, इसका प्रतीक माना गया था। और दोस्तों एक और था जो इंपॉर्टेंट था, श्रृंग था। श्रृंग जो है वो शिव की पूजा को दर्शाता था। और धार्मिक चिन्ह में दोस्तों जो वहां के सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धार्मिक में क्या पूजा करते थे? वृक्ष की पूजा करते थे और पशु की। वृक्ष में किसकी? पीपल की पूजा, और पशु की पूजा वो करते थे। पशु में दोस्तों याद नहीं आ रहा है, बट श्रृंग जो थे वो शिव की पूजा में रहते थे। अब एक चीज और है दोस्तों, माप तोल की क्या व्यवस्थाएं थी उस समय? कहां पर लिखूं? थोड़ा सा हटा दूं, यहां पर देखिए दोस्तों, इतने में आ जाएगा। माप तोल, माप तोल, माप तोल की क्या व्यवस्थाएं थी दोस्तों? उस समय जो माप तोल की व्यवस्थाएं माना गया है, जो साक्ष्य मिले हैं, वहां पर बांट मिला है, छोटे छोटे बांट, और जवाहरात मिले हैं, जो हीरे जवाहरात थे। तो इन चीजों को देखकर यह अध्ययन किया गया कि उस समय जो मापा जाता रहा होगा, इसी बांट या जवाहरात का प्रयोग करके बांटा जाता रहा होगा दोस्तों। और कुछ चीजें मिली हैं जो इससे संबंधित है। सीप के साक्ष्य मिले हैं, सीप के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं सीप के साक्ष्य। सीप जो मोती आता ना, उसके साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत कहां से मिले हैं? हाथी दांत लोथल से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाथी दांत मिला है और लोथल से। तराजू कहां से प्राप्त हुआ है? तराजू जो मिला है दोस्तों वो मिला है सुरकोटदा से, सुरकोटदा से। इतना इंपॉर्टेंट था, इतना सारे लोग कवर किए। अब दोस्तों बात करते हैं मोहरे। तो दोस्तों मोहरे से भी क्वेश्चन बनता है, मोहरे वाला भी कर लेते हैं। मोहरे थी, सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ मोहरे भी प्राप्त हुई थी, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से मोहरे प्राप्त हुई थी और किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए पहले इसको हटा देता हूं थोड़ा सा।
ख्वाबों की दिल वो। देखिए दोस्तों, मोहरे किस प्रकार से प्राप्त हुई थी, ध्यान देना। मोहरे, मोहरे का मतलब समझते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आज के समय की जब सभ्यता कहीं पर खोजी जाएगी बहुत समय बाद, जब जो कुछ भी होगा, तो यहाँ पर जो मोहरे हैं, जैसे भारत का जो है रुपया है, तो रुपया पर क्या बना है, गेहूं का बाली का निशान है कुछ पर, और जो नोटे हैं उस पर कुछ गांधी जी की आकृति बनी हुई है। तो उसी प्रकार की जो मोहरे थी वो बाहर की ओर हल्का सा उकेरी थी, और उन पर लघु रूप में दोस्तों क्या है, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी वाला जो पशु आता है उसकी आकृति बनी हुई थी। भैंस, बाघ, बकरी, इन सभी की आकृति बनी हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों उस समय की जो मोहरे थी, अगर आ जाए क्वेश्चन क्या उस पर पशु की कोई आकृति बनी हुई थी, जी हाँ, तो बनी हुई थी। और बनावट में दोस्तों सिलक्खड़ी का प्रयोग होता है, सिलक्खड़ी शैली जो है, सिलक्खड़ी शैली का प्रयोग हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे तांबे की मोहरे कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों, तांबे की मोहरे ये प्राप्त हुई हैं लोथल जानते हैं ना, लोथल अहमदाबाद गुजरात, लोथल और देसलपुर से प्राप्त हुई है, देसलपुर। लोथल से और क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, लोथल से हाथी दांत प्राप्त हुआ है, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य जो मिले हैं लोथल और सौराष्ट्र दोनों जगह से मिले हैं। बाकी दोस्तों एक नाव की आकृति भी मिली है, नाव की आकृति मोहरे पर बनी हुई है, ये मोहनजोदड़ो एवं लोथल दोनों जगह से मिली है, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। इतना मामला क्लियर है। एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। अगर क्वेश्चन बन जाता है सिंधु सभ्यता की जो मोहरे थी वो किस प्रकार से बनी थी, तो मोहरों पर लघु रूप में पशु की, वहां के जो पशु थे उस समय के, उनकी छवि या उनकी आकृति उकेरी हुई थी, एक श्रृंगी पशु की, तथा भैंस, बाघ, बकरी, इन सभी जानवरों की जो है आकृति बनी हुई थी। सिलक्खड़ी शैली में ये सिक्के बने हुए थे, ये मोहरे। और तांबे के जो सिक्के हैं, इनके मतलब मोहरे हैं, ये इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल और देसलपुर से। नाव उकेरी हुई, यानी कि जो मोहरे पर नाव की आकृति बनी हुई जो है, उसका साक्ष्य मिला है मोहनजोदाड़ो और लोथल से। अब दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करते हैं हड़प्पा कालीन कुछ इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, हड़प्पा कालीन इंपॉर्टेंट स्थल जो वर्तमान समय में, उसका नाम क्या है और किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों ले लीजिए हड़प्पा वर्तमान समय में कहां पर स्थित है दोस्तों, ये मोंटागोमरी जिला, ये पंजाब पाकिस्तान का एरिया है, पंजाब पाकिस्तान में इस समय स्थित है और रावी नदी के तट पर है। मामला क्लियर है इतना। बात करें दोस्तों लोथल की, लोथल ये अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है। और दोस्तों एक दो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि है कालीबंगा से क्या मिला है दोस्तों, कालीबंगा से जो प्राप्त हुआ है वो हमको प्राप्त हुआ है चूड़ियों के साथ मिले हैं। तो ये कहां पर है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में, और इसके किसके, घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी इसका जो जब ये प्राप्त हुआ था, यानी कालीबंगा जो है सभ्यता स्थल जो है वो राजस्थान में है वर्तमान समय में, और घाघर नदी के किनारे। ठीक है। रोपण की बात करें दोस्तों, रोपण इंपॉर्टेंट है, रोपण ये है पंजाब, इसका वर्तमान समय है रूपनगर पंजाब में है, रूपनगर पंजाब। और इसका नदी का मुझको याद नहीं आ रहा है, ये किस पर है, शायद सतलज पर है, तो ध्यान कर लेना इसका, मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये सतलज पर है। और एक दो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बनावली है, और एक है रंगपुर कहां पर है, रंगपुर है काठियावाड़ा गुजरात पर, काठियावाड़ा
तो दोस्तों रंगपुर जो है काठियावाड़ गुजरात पर है और ये है भादर नदी के तट पर, भादर पर। और बनावली दोस्तों ये है हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा। नदी वाला मुझे याद नहीं है, लिख लेना। बाकी देखिए दोस्तों एक बार रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों को, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जो हड़प्पा कालीन के जो प्रमुख स्थल हैं वो वर्तमान समय में कहां पर है और किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों हड़प्पा जो है वो पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में आता है, रावी नदी तट पर है। लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात सिंधु, कालीबंगा जो है राजस्थान एरिया में है और ये घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। और रोपड़ जो है रूपनगर सतलज, रूपनगर पंजाब एरिया में है, सतलज पर है। बनावली हिसार हरियाणा में, रंगपुर काठियावाड़ गुजरात भादर नदी के तट पर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थे, इन चीजों को भी कवर कर लेना। और आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अपने स्तर पर मैंने सारा कुछ बहुत ही जल्दी में बताने का प्रयास किया है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसको नोट करना। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो ना तो जरूर सब्सक्राइब करना। आपको यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें मिल जाएंगी। बाकी मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसी पर जो भी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपने भाई बहन के पास शेयर करना, ठीक है। तो अब मुलाकात करता हूं आपके साथ एक नए वीडियो में और अगला टॉपिक होगा उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक काल ही होगा, उसके बाद उत्तर वैदिक काल है। तो वैदिक काल समझ लीजिए, ठीक है। जो भी होगा कवर करेंगे। तो मुलाकात करते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दी सॉल्वर गैंग को। बाय बाय।